तर हे बघा तुमच्या पुढे स्क्रीन आहे. तर हार्डी स्कूलचे रूल मी तुम्हाला सांगितला होता काल. अब हम आगे बढ़ते हैं लाइक दिस. कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. सबसे पहले तो लायोफिलिक सोल्स मतलब लव ईच अदर और हेट. बोलो एक बार, लव और हेट. गुड, वेरी गुड. लव, वेरी गुड, बहुत सही. दे लव ईच अदर. डीपी एंड डीएम लव ईच अदर. चलिए देखते हैं. तो चलो, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. आपको पता होगा लायोफोबिक और लायोफिलिक. लायोफोबिक नेचुरली अनस्टेबल रहते हैं, राइट. लायोफोबिक नेचुरली अनस्टेबल रहते हैं. ठीक से देखना, ठीक से मैं क्या बोल रहा हूं. लायोफोबिक नेचुरली अनस्टेबल रहते हैं और लायोफिलिक नेचुरली स्टेबल रहते हैं. लायोफोबिक कोएगुलेटेड रहेंगे, उनको स्टेबलाइज करना ये प्रॉब्लम है. और लायोफिलिक एक दूसरे के अंदर डीएम और डीपी मिक्स है, कंप्लीटली ऐसे मिक्स है, उनको एक दूसरे से अलग करना प्रॉब्लम है. क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई? लायोफोबिक को स्टेबलाइज करना मुश्किल होता है और लायोफिलिक को कोएगुलेट करना मुश्किल होता है. ये दो बातें समझ में आई क्या? अगर ये बातें आई तो आगे चलते हैं हम. लायोफोबिक, बेटो देखो, अभी क्या होता है. लायोफोबिक मतलब डीएम के अंदर मिक्स नहीं होते. लायोफोबिक मतलब मिक्स नहीं होते, राइट. मिक्स नहीं होते मतलब मुझे आपको एक यहां पे डायग्राम निकाल के दिखाना होगा. दो डायग्राम निकालता हूं मैं यहां पे. चलो, यहां पे आपको ये पता होना चाहिए. मुझे बताओ, अगर इस तरीके से दो कोलाइड्स है, एक कोलाइड कुछ इस तरीके से है, मान लो ऐसे ही दोनों डीपी और डीएम को मिक्स करने के बाद ये वाला इस तरीके से बिहेव कर रहा है और दूसरा वाला, ये सेकंड वाला, इस तरीके से बिहेव कर रहा है. तो आप बताओ मुझे, पहला वाला लायोफिलिक है या लायोफोबिक है? चलो बताओ, पहला वाला लायोफिलिक है या लायोफोबिक है? ये मतलब पहला वाला है, ये दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. चलो बताओ, पहला वाला लायोफिलिक है या लायोफोबिक है? फटाफट. फिलिक, 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 बहुत सही. इसका मतलब है कि पहला वाला स्टेबल होता है, नेचुरली स्टेबल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स है. और दूसरा वाला लायोफोबिक है. इसका मतलब है, जरा ठीक से देखा करो बेटे, ये जो दूसरा वाला है, इस दूसरे वाले को आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो पहला वाला है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है. जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल है, सही. और दूसरा वाला, इसको अनस्टेबल कहते हैं. मतलब ये नेचुरली स्टेबल रहता है ये पहला वाला, और इसको अनस्टेबल करना मुश्किल होता है. मुश्किल. अनस्टेबल करना मतलब कोएगुलेट करना. अनस्टेबल करना मतलब कोएगुलेट. इसीलिए मैंने पहले शुरू में कोलाइड्स के आपको एक डायग्राम दिखाई थी और बोला था कि उस डायग्राम को जरा ठीक तरीके से देख लो बेटा. स्टेबलाइज करना, अनस्टेबल करना,
कोयागुलेट करना, फ्लॉक्यूलेट करना, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूं हर बार की बेसिक टर्मिनोलॉजी पर पहले आपका कमांड होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे का समझ में आएगा। तो लायोफिलिक जो है ये पहला वाला, इसको कोयागुलेट करना मुश्किल होता है, और लायोफोबिक है ये जो दूसरा वाला, इसको स्टेबलाइज करना मुश्किल होता है। हमने देखा कि लायोफोबिक को हम स्टेबलाइज करते हैं इसके ऊपर चार्ज एडसॉर्ब करा के। सेम चार्ज सभी के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो वो एक दूसरे के दूर जाते हैं और इस मीडियम में मिक्स हो जाते हैं, राइट। लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं। अब लायोफिलिक को स्टेबलाइज करने के लिए चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद स्टेबल ही रहता है, लेकिन उसको कोएगुलेट करना मुश्किल है। ठीक है, भूलना नहीं है। मैं और एक बार आपको बता रहा हूं, इसलिए तो मैंने पहले बताया था बेटे कि देख लो, सबसे पहले मैंने इसीलिए बताया था कि स्टेबलाइज करना और अनस्टेबल करना मतलब क्या होता है। कोएगुलेट, ये देखो, ये है स्टेबलाइज्ड सोल और ये है डिस्टेबलाइज्ड सोल, ये है फिलिक और ये है फोबिक। मतलब नेचुरली अगर कुछ ना किया जाए तो फोबिक वाले इस तरीके से बिहेव करेंगे और फिलिक वाले इस तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन इसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, इसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है और इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया होगा। ये होते हैं फोबिक नेचुरली, फिलिक ऐसे होते हैं नेचुरली। फोबिक नेचुरली अनस्टेबल है, फिलिक नेचुरली स्टेबल है। मतलब फोबिक को सबसे पहले ये समझ में आया क्या, मुझे जरा बताओ, जरा करके बताओ। तो ठीक है, समझ में आया, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज एक बार आपको समझ में आई तो आगे मैं चल सकता हूं। अब देखो बेटे, इसको डिस्टेबलाइज करना यानी कोयागुलेट करना बोलते हैं। डिस्टेबलाइज करने को कोयागुलेट करना, फ्लॉक्यूलेट करना ऐसा बोलते हैं। हमने देखा कि इसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर कोई तो भी चार्ज एडसॉर्ब करते हैं हम और ये स्टेबलाइज होता है। अब हमको ये देखना है कि इस चीज को, फिलिक वाले को कोएगुलेट कैसे करना है, इसको अनस्टेबल वाले को स्टेबल कैसे करना है ये देखा, अब स्टेबल वाले को अनस्टेबल कैसे करना है ये देखना है हमको। क्या क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो क्लियर है? ठीक है, चलिए वही हमको अभी देखना है। तो यहां पे देखो, अभी आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये वाला, ये देखना है हमको, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स, राइट। सबसे पहले हमको, सबसे पहले तो कोएगुलेशन मतलब ये खुद ये स्टेबलाइज होते, ये जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर और इधर रिमेडी, जरा ठीक से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इस कॉलम में है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मैं इधर एक लाइन मार देता हूं इस तरीके से। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो लायोफिलिक सोल्स है वो स्टेबलाइज रहते क्यों है, नेचुरली वो स्टेबलाइज रहते हैं, तो सबसे पहले देखना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उसके दो रीजन है। लायोफिलिक सोल स्टेबलाइज होने के दो रीजंस है। एक रीजन है ठीक है, आपको एक ही रीजन दिया हुआ है तो टेंशन मत लो। स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्यों, मतलब स्टेबलाइज होते हैं लायोफिलिक सोल्स, सॉल्वेशन, ठीक है, दो दिए हैं, इसने लिखा ठीक से नहीं है बेटे, चलिए मैं आपको ठीक से लिखवाता हूं। इधर देखिए, ये है आपका पहला रीजन और ये है यहां पे दूसरा रीजन, राइट। ये दो रीजन है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर है सॉल्वेशन,
लायोफिलिक सोल्स क्यों स्टेबलाइज होते हैं, उसका पहला फैक्टर है सॉल्वेशन, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसका चार्ज। अब देखो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये कोलाइड है, ये मान लो उसका पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आके ऐसे चिपक जाते हैं या फिर बॉन्ड बनाते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का पार्टिकल को चिपकना, इसी को सॉल्वेशन कहते हैं, सॉल्वेशन। सो ये सॉल्वेशन होने की वजह से कोलाइड के अलग अलग पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और स्टेबलाइज होते हैं। तो एक ये रीजन है कि कोलाइड्स क्यों स्टेबलाइज होते हैं। दूसरा रीजन है चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज होता है। कुछ कोलाइड्स के ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि मैंने कल बताया सभी पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज होगा। अगर सभी के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इस कॉलम में जो दिया है ये दोनों क्या दिए हैं आपको कि स्टेबलाइज कौन करता है, कोलाइड को स्टेबलाइज करता कौन है। तो कोलाइड को स्टेबलाइज एक तो सॉल्वेशन करता है या फिर दूसरा चार्ज करता है। क्या ये दोनों फैक्टर आपको समझ में आए? कि कोलाइड को स्टेबलाइज दो फैक्टर करते हैं, राइट। एक तो सॉल्वेशन या फिर चार्ज ऑन पार्टिकल। अब देखना है हमको कि अगर कोई कोलाइड सॉल्वेशन से स्टेबलाइज होता है तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग यूज करते हैं एजेंट। चलिए मैं जरा इधर ही बताता हूं आपको, यहां पे नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए आपके पास दो तरीके के कोलाइड्स है, ये इस तरीके का। एक क्यों स्टेबलाइज्ड है, ये एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, इसको आके चिपकते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चिपके, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर पानी है ये तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, सॉल्वेशन का स्पेशल नाम है हाइड्रेशन। सो ये पहला फैक्टर है, फर्स्ट टाइप के कोलाइड्स है विच आर स्टेबल ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की वजह से अगर स्टेबलाइज्ड है, सॉल्वेशन यानी कि इसको एक स्पेशल नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी का चिपकना किसी चीज को। अगर आपका डीएम पानी है, वाटर है, तो पानी ने यहां पे चिपका तो उसको सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको स्पेशल नाम है हाइड्रेशन। अब इसको डिस्टेबलाइज करना है, मतलब इसका सॉल्वेशन खत्म करना होगा, मतलब इसको जो पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हैं ऊपर से, इनको निकालना होगा। पानी के मॉलिक्यूल तो इधर भी है, भूलना नहीं है, ये डीएम है, पानी जो है वो डीएम है, लेकिन डीएम के कुछ मॉलिक्यूल्स इस डीपी को जाके चिपके हैं, उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। अब हमको इन्हें कोएगुलेट करना है, भूलना नहीं है हम क्या सीख रहे हैं, हाउ टू कोएगुलेट, हाउ टू प्रेसिपिटेट, हाउ टू डिस्टेबलाइज द स्टेबल कोलाइड्स। ये स्टेबल है, ये स्टेबल क्यों है? सॉल्वेशन की वजह से। अगर कोई कोलाइड सॉल्वेशन की वजह से स्टेबल है तो हाइड्रेशन, सॉल्वेशन मतलब हाइड्रेशन, तो इसके पानी को निकालना होगा। इसके पानी को अगर निकाल दोगे मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, पानी निकाल दोगे इसका भी और इसका भी, तो ये सिंपल है, एक दूसरे के पास आके ऐसे चिपक के कोएगुलेट हो जाएंगे, ये है अनस्टेबल। सो इसको चिपका हुआ पानी निकालना, पानी का चिपकना हाइड्रेशन कहलाता है, और पानी का निकालना डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब है इस सॉल्वेशन यानी हाइड्रेशन से जो कोलाइड स्टेबलाइज हुआ है उसको अगर अनस्टेबल करना है तो आपको इसका डिहाइड्रेशन करना होगा। और डिहाइड्रेशन कौन करता है? जो भी डिहाइड्रेशन करता है उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे जो रिडक्शन करता है
उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वैसे ही जो डिहाइड्रेशन करता है उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इसलिए लिखा है फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन है, मतलब कोलाइड को स्टेबलाइज अगर हाइड्रेशन करता है यानी सॉल्वेशन करता है तो इसको ठीक से समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये लेकिन कोई बात नहीं है। तो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हमारा काम क्या है, इसको डिस्टेबलाइज करना है। देखिए हमको ऐसा होता है, कभी कभी कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने का काम होता है तो कभी कभी उनको डिस्टेबलाइज करने का भी काम होता है, दोनों काम होते हैं, दोनों काम होते हैं बेटा, राइट। तो इस फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन है यहां पे, हाइड्रेशन। तो इसको कैसे करें डिस्टेबलाइज, यानी इसके ऊपर रिमेडी क्या है, रिमेडी मतलब उपाय, उपाय इसको डिस्टेबलाइज करने का उपाय क्या है, रिमेडी क्या है, रिमेडी क्या है। तो रिमेडी है बेटा, क्या यूज किया हमने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब है अगर कोई कोलाइड सॉल्वेशन से स्टेबलाइज्ड होता है तो उसको अनस्टेबल यानी कोएगुलेट करने के लिए डिहाइड्रेटिंग यूज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। यहां पे लिखा है मैंने स्टेबलाइजिंग फैक्टर हाइड्रेशन है, रिमेडी यानी कि उसको डिस्टेबलाइज करने वाला कौन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये रिमेडी का मतलब क्या है, किस तरीके से इस कॉलम को मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, यस और नो, कम ऑन फास्ट, यस ओके। अब आगे, अब आगे, अब आगे ये देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जो कोलाइड्स को स्टेबलाइज करता है, राइट। दूसरा कौन सा फैक्टर है जो कोलाइड्स को स्टेबलाइज करता है, वो है चार्ज। अगर कोलाइड के पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हमने इसके ऊपर कोई चार्ज डाला, तो इसको अगर हमको डिस्टेबलाइज करना है या कोएगुलेट करना है तो हम ये चार्ज निकालना चाहेंगे। तो इस चार्ज को निकालने के लिए देखिए दूसरा फैक्टर स्टेबलाइजिंग कौन है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज। तो ये चार्ज निकालने के लिए हमको ऊपर से माइनस चार्ज डालना होगा जो कि हमको किसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से मिलेगा। तो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इसने मतलब ये उपाय योजना की हमने, ये रिमेडी यूज की। तो रिमेडी हो गया आपकी ये मतलब ये भी एक खुद इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिंपल सी बात है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर सॉल्वेशन है तो रिमेडी उसके ऊपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर चार्ज है तो रिमेडी है इलेक्ट्रोलाइट। क्या दोनों चीजें आपको समझ में आई, इलेक्ट्रोलाइट वही स्क्रीन में लिखा हुआ है बेटे, देखिए ये ठीक तरीके से जरा मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इसको जरा मैं इस तरीके से करता हूं, स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये ऐसे है, ये एक्चुअली ये कॉलम है इस तरीके से और दो फैक्टर्स है, सॉल्वेशन और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर का चार्ज इस तरीके से है। अब शायद आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये मैंने एक्चुअली क्या लिखा है, राइट। एक है सॉल्वेशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट चार्ज और रिमेडी। समझ में आया होगा आपको ठीक तरीके से। तीसरी बात, अब अगर आपके पास, पहले आप इसको लिख लो क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए कल से लिखते हैं हम जो कुछ भी हुआ है। लिख लो इसको, लिखा है क्या, ठीक है। फिर ये बस यहाँ पे हार्ड डिस्क खोल जरूर में एक KO3 2- इसका गलत है बेटे, मैं बताता हूं। इसको क्या करना है, KO3 2- की जगह पर
आपको SO4 2- लिखना है। सल्फेट आयन लिख लो यहाँ पे, सल्फेट आयन। देखो सल्फेट आयन आप एग्जांपल लिख सकते हो जिसके ऊपर 2 चार्ज है। SO4 2-। ठीक है, अब ये लिख लो कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं ये वाला पॉइंट, लायोफोबिक सोल्स आर प्रोटेक्टेड बाय लायोफिलिक सोल्स। सिंपल है, चलिए इसको जरा इधर दिखाता हूं मैं आपको क्या होता है एक्चुअली। देखो अगर आपके पास इस तरीके से लायोफोबिक सोल है, ये तो क्या होता है, अगर मान लो कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये नेचुरली क्या होता है, इसको कोएगुलेट करने की टेंडेंसी रहती है, लायोफोबिक है ये। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट करने का एक तो तरीका हमने देखा कि इसके ऊपर हम चार्ज लगा देंगे प्लस, मान लो कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तरीका एक है कि आप क्या करो, लायोफिलिक सोल लो, लायोफिलिक, और इसको इसके अंदर डाल दो। लायोफिलिक सोल के पार्टिकल मान लो ऐसे छोटे छोटे हैं थोड़े, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपकेंगे ऐसे। तो आपको समझ में आया होगा कि अंदर का पार्टिकल लायोफोबिक का है और बाहर का पार्टिकल लायोफिलिक का है, ये सोप की तरह हो गया देखिए। तो भले ही ये अगर अकेले रहते तो एक दूसरे के पास आते, क्योंकि इनको डीएम में मिक्स नहीं होना है, लेकिन अब इनके ऊपर लायोफिलिक की लेयर बनी है तो लायोफिलिक इनको डीएम में मिक्स करा देगा और इनको स्टेबलाइज रखेगा। क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो बोलो जरा, बोला करो। चैप्टर मैथमेटिकल नहीं है लेकिन थ्योरी इसमें है, दिमाग लगाने जैसी है, राइट। बस एक को नहीं समझ में आया, दूसरे को नहीं, चलिए बता दे। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यहां पे अगर लायोफोबिक है सोल और इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये तो कोएगुलेट हो जाएगा, लेकिन इसको कोएगुलेट अगर नहीं होने देना है तो हमको लायोफिलिक के पार्टिकल इसमें डालने हैं। लायोफिलिक का काम क्या होता है, वो डीपी और डीएम मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये मिक्स नहीं होना चाहता, ये पार्टिकल मिक्स नहीं होना चाहता डीएम के साथ, लेकिन अगर फिलिक को डाला तो ये फिलिक वाले इसके ऊपर कवर कर देंगे ऐसा। इसका मतलब है भले ही इसको मिक्स नहीं होना है लेकिन इसके ऊपर वाले मिक्स होना चाहते हैं डीएम के अंदर, तो इसको अंदर वाले को क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ये जो डीपी है इसका डीएम के साथ कांटेक्ट आने वाला है ही नहीं, इसको बस डीएम के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये लायोफिलिक है, तो ये लेयर तो अब डीएम के साथ कांटेक्ट कर सकती है, नो प्रॉब्लम इसको, क्योंकि ये फिलिक वाली लेयर है। इसीलिए लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट क्यों किया, देखिए इस तरीके से लेयर बना दी ना, तो ऐसे मान लो जैसे कि सैनिकों ने अंदर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाजू में पूरा ऐसा लेयर बना दिया है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन कहते हैं। तो ये लायोफिलिक पार्टिकल्स ने लायोफोबिक पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट किया डीएम से और सेफली उनको अंदर लेके गए, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक बाय लायोफिलिक सोल, और इसीलिए इन लायोफिलिक वालों को प्रोटेक्टिव सोल्स भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव
एक्टिव सोल्स। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका, ठीक है, अभी यूजेस रहे हैं, मैं आपको यूजेस बताता हूं कुछ। सबसे पहले इसको लिख लो आप, लायोफोबिक सोल्स, लिख लो इसको। अब आगे चलते हैं हम, इमल्शंस। इमल्शंस देखते हैं हम क्या होता है। हमने देखा है, एक टेबल लिख के दिया था मैंने, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, स्टेट्स के ऊपर, मतलब लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, ऐसे कुछ भी, और उनको स्पेशल नाम देते, एरोसोल, सॉलिड सोल वगैरह वगैरह। तो इमल्शन मतलब व्हाट इन व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड, क्या होता है इमल्शन का मतलब? क्या आपको याद आ रहा है कि इमल्शन मतलब किस टाइप का कोलाइड होता है? गुड, लिक्विड इन लिक्विड। सो अब हम देखने वाले हैं इमल्शन। ये कोई बहुत ही डिटेल में हमको नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सो इसके दो तरीके होते हैं। इमल्शन इज नथिंग बट लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड। पहली बात तो ये आपको समझनी चाहिए, इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड। अब दो तरीके के लिक्विड हमको यूज करने हैं, एक है ऑयल और दूसरा है वाटर। तो इसके दो तरीके ये होते हैं कि हम कभी इसको डीपी यूज कर सकते हैं या फिर इसको डीपी यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसको डीपी यूज किया और इसको डीएम यूज किया, इसको डीपी ऑयल को और वाटर को डीएम यूज किया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? बोलो जरा, क्या बोलेंगे हम? नहीं नहीं, ऑयल इन वाटर बोलेंगे, दोनों नहीं बोल सकते। देखिए, तो एक तरीका है आपका डीपी डीएम, देख लो जरा, डीपी और डीएम है आपके पास, बहुत सही। अब सही, अगर आपने डीपी ऑयल को किया और डीएम वाटर को किया, तो डीपी डीएम में रहता है, ना कि डीएम डीपी में रहता है। तो इसे हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, या फिर इसको लिखा गया है आपके, हाँ यस, सिमिलर लाइक सोल्यूट इन सॉल्वेंट, बहुत सही, सोल्यूट इन सॉल्वेंट ऐसा बोलना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर टाइप, ऐसे लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये पहले टाइप का इमल्शन है ऑयल इन वाटर। ऐसे कई है लेकिन हमको दो ही देखने हैं। और दूसरा टाइप देखना है हमको कि जिसमें हमको डीपी वाटर को बनाना है और डीएम ऑयल को बनाना है, तो इसको हम बोलेंगे उल्टा, वाटर इन ऑयल। इसको लिखेंगे वाटर इन ऑयल। क्या सबसे पहले आपको दो टाइप्स के इमल्शन समझ गए? दो टाइप के इमल्शन हमको देखने बेटे, यस। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। आगे चलते हैं अभी। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें है। कौन डीपी है कौन डीएम है यही आपको समझना चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहां पे मैं यहां पे एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं। ऑयल इन वाटर, ऑयल जब वाटर के अंदर मिक्स होता है तो वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्शन मीडियम, बात सही है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर का मिल्क।
एंड वैनिशिंग क्रीम। इसका एग्जांपल है मिल्क, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑयल इन वाटर का। मिल्क मतलब पानी रहता है और पानी के अंदर फैट मिक्स होते हैं, फैट मतलब ऑयल, सो ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है। और दूसरे है वैनिशिंग क्रीम्स। इनको रटना होता है, एनसीईआरटी में जो दिया है वो रटना है बस। वैसे तो कई एग्जांपल है लेकिन छोड़ दो। मिल्क के अंदर जो ऑयल है वो फैट होता है, जो हम फैट बाजू में निकालते हैं ना, ये करने के लिए, बटर वगैरह करने के लिए, वो जो फैट है मिल्क के अंदर, मतलब पानी के अंदर जब वो मिक्स होता है तो उसे हम मिल्क कहते हैं। उसके बाद दूसरी सिस्टम है ऑयल, सॉरी वाटर इन ऑयल। दूसरी सिस्टम कौन सी है? वाटर इन ऑयल। तो इसमें ऑयल है डीएम और वाटर है आपका डीपी। इसके भी एग्जांपल्स क्या है? बटर और क्रीम। ये देखिए, ये वैनिशिंग क्रीम है और ये सिर्फ क्रीम है, इधर जो लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल बटर कॉमा क्रीम। वैनिशिंग क्रीम और क्रीम में क्या फर्क होता है, इसको आप गूगल पे एक बार डाल के देख सकते हो, उनके पिक्चर्स। कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमको इनके एग्जांपल्स याद करने होते हैं। जानबूझ के ये पूछेंगे वैनिशिंग क्रीम इज द एग्जांपल ऑफ, और आपको लगेगा अरे क्रीम तो मैंने दोनों तरफ पढ़ी है। वो बोलेंगे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, बोथ, तो आपको लगेगा बोथ। नहीं, वैनिशिंग क्रीम अलग है और क्रीम अलग है, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है? यहां पे दिया है देखिए, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। मतलब कौन से? ऑयल इन वाटर, ये मिल्क वाले इमल्शंस इनके कंपैरिजन में ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। मतलब ये थोड़ा अनस्टेबल है, रिलेटिवली अनस्टेबल है। दिस गाय इज रिलेटिवली अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल। ऑयल इन वाटर के बारे में ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद ऑयल इन वाटर जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। देखिए, अनस्टेबल वाले को स्टेबल करने के लिए हमने अब तक चार्ज यूज किया है, उसके बाद हाइड्रेशन भी यूज किया है, ठीक है ना। समझ रहा है आपको? स्टेबलाइज करने के लिए एक है चार्ज, उसके बाद हाइड्रेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन भी किया है। देखिए, लायोफोबिक को लायोफिलिक से प्रोटेक्ट करना, ये 3 मेथड अब तक देखिए हमने, जो अनस्टेबल कोलाइड्स होते हैं उनको स्टेबल करने की। अब और एक मेथड है यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट अनस्टेबल कोलाइड्स को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। ये किस तरीके से करते हैं? दे फॉर्म इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम। इसका मतलब है ये लायोफिलिक की तरह काम कर रहे हैं। बताता हूं मैं क्या, इस एक एक वर्ड का मीनिंग में बता रहा हूं मैं। तो ठीक से देखो, these are unstable, so stabilized by emulsifying agent. इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या है? ठीक से देखा करो बेटे। ये है वाटर, हम देख रहे हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से मैं लिख लेता हूं। एग्जाम्पल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, तो ये थोड़ा गंदा नहीं दिखेगा। अनस्टेबल, ये है स्टेबल। ये अनस्टेबल है इसलिए इनको स्टेबलाइज किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट से। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं? ये आपका कोलाइड है, इसमें पार्टिकल्स है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। अनस्टेबल है इसका मतलब एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमने ऊपर से क्या डाला, बोलो एक बार चट करके, कम ऑन, देख तो लूं।
आप सुन भी रहे हो, सो गए? थ्योरी है इस चैप्टर में, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थ्योरी है लेकिन। चलो और बताओ। चार्ज डाला। नहीं बेटे, हम पहले चार्ज डालते थे, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला है कि ये अनस्टेबल होता है और इसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या यूज करना है? इमल्सिफाइंग एजेंट। ये सही बात है। चार्ज डाल के इनको स्टेबलाइज हमने पहले किया था, मतलब पहली मेथड थी, दूसरी मेथड थी। अब जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए, वो है यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हम जैसे ही ऊपर से इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, वो इमल्सिफाइंग एजेंट इसके ऊपर एक लेयर बनाता है, राइट? ये है इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर। अंदर जो है वो डीपी है, भूलना नहीं है। इसके ऊपर जो लेयर बनी है ना, ये इमल्सिफाइंग एजेंट की है। वैसी ही लेयर यहां पे बनती है। देखो, ये जो डीपी है ना, ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्योंकि इनको खुला नहीं छोड़ा है, ठीक है ना? एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का था, एक लड़की थी। इसको ऐसा निकालो ना, लड़की। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बेटे ये प्यार करते हैं तो एक दोनों के पास आना चाहते हैं, राइट? ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, मतलब कोयागुलेट होना चाहते हैं, कोयागुलेट, राइट? अब कोयागुलेशन तो आपको पता है, अनस्टेबल होना। ये अनस्टेबल ही होता है, ज्यादा पास आना बहुत अच्छी बात नहीं होती, अनस्टेबल होता है ये। तो ये दोनों एक दूसरे के पास तो आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे बताओ, तो क्या ये दोनों लायोफोबिक कहलाएंगे या लायोफिलिक कहलाएंगे? देखिए, ये दोनों पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल है, ये दोनों डीएम से प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बताओ मुझे, ये लायोफिलिक है या फोबिक है? अब बताओ, ठीक से बताओ। ये दोनों पार्टिकल है, पार्टिकल एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो कोलाइड कौन सा हुआ? कोलाइड। हाँ, ये अगर डीपी और डीएम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लायोफिलिक हो गया वो। यहां पे देखिए, ये दोनों एक दूसरे से फिलिक है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? लायोफिलिक। लायो का मतलब क्या होता है? मीडियम, मीडियम से प्यार करना। हाँ, अब समझ में आ गया शुभम को, अब सबको समझ में आ गया। ये दोनों मीडियम से प्यार नहीं कर रहे, एक दूसरे से प्यार कर रहे। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे तो एक दूसरे के पास जरूर आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे मतलब वो अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल हमको इनको नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो इस मिल्क को अनस्टेबल नहीं होने देना है, हमको अनस्टेबल नहीं होने देना है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के पास आना ही चाहते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के पास आने से कैसे रोका जाए? तो इन दोनों को एक दूसरे के पास आने से कैसे रोका जा सकता है? इनको कमरों में बंद कर दो, दो कमरों में इनको बंद कर दो। अब बेचारे मिल नहीं पाएंगे, जुदा हो जाएंगे, राइट? वैसे ही इनको कमरों में बंद कर दिया। अंदर तो डीपी है, अंदर तो डीपी है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि इनके ऊपर लेयर बन गई है दूसरे की। किसकी लेयर बन गई है? फटाफट बताओ मुझे, किसकी लेयर बन गई है? डीपी के ऊपर किसकी लेयर बन गई है? कम ऑन, गुड, इमल्सिफाइंग एजेंट की। इमल्सिफाइंग एजेंट की अगर यहां पे लेयर बन गई है, तो ये अब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, यानी ये कोएगुलेट नहीं होंगे, यानी ये डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, यानी ये स्टेबल हो गए। इनको स्टेबल किसने किया? इमल्सिफाइंग एजेंट ने किया। सो ऑयल इन वाटर वाले अनस्टेबल रहते हैं और उनको स्टेबल करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। ये इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब एक तरीके के लायोफिलिक कोलाइड ही होते हैं, या फिर इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमने देखा था। इस तरीके से लायोफिलिक वाले लेयर बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहा जाता है।
तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इमल्सिफाइंग एजेंट, उनको भी याद करना है। तो आपको एक वर्ड यूज किया है, डीएम और पार्टिकल। डीएम और पार्टिकल के बीच लेयर फॉर्म की, किसने फॉर्म की? इमल्सिफाइंग एजेंट ने। तो वर्ड दिया है किताब में, इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर्म इंटरफेस, दिस लेयर इज कॉल्ड एज इंटरफेस। एक फेज है डीएम, डीपी दूसरी फेज है, इन दोनों के बीच एक लेयर फॉर्म करना यानी इंटरफेज। दो फेज के बीच जो आता है उसे इंटरफेज कहते हैं। दो नेशन के बीच जो आता है उसे इंटरनेशनल कहते हैं। दो देशों के बीच, दो नेशन के बीच बाउंड्री यानी इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, इंटरनेशनल, दोनों के बीच। तो दो फेजेस के बीच यानी इंटरफेज, इसलिए इसको इंटरफेज भी बोलता है, इंटरफेस। सो इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स इंटरफेस बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। डीपी को सस्पेंडेड पार्टिकल भी कहा जाता है, ये लटके हुए हैं ना, इसके अंदर लटके हुए हैं, इसलिए इसको सस्पेंडेड कहा जाता है। सो दिस फॉर्म्स इंटरफेस बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम। इस तरीके से ये स्टेबलाइज हो गए। और कौन है स्टेबलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन है? एग्जांपल इनके गम्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद इमल्शंस जो होते हैं उनको हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं। मतलब डाइल्यूट करना मतलब पानी डालना उसमें या फिर डीएम डालना। क्या डालना? डीएम। मतलब दूध है उसको डाइल्यूट हम करते हैं पानी डाल के। दूध में ये है डिपी, ये है डीएम, डिपी डीएम। अगर आपको इसको डाइल्यूट करना है तो डीएम डालना होगा। डाइल्यूट करना है तो क्या डालना होगा बेटे? डीएम। और कॉन्सेंट्रेट करना है तो क्या डालना होगा? बोलो एक बार। कॉन्सेंट्रेट करना है तो क्या डालना होगा? डीपी। वेरी गुड। लेकिन इमल्शंस को डाइल्यूट किया जा सकता है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकता बाय एडिशन ऑफ डीपी। क्योंकि अगर आप ज्यादा डीपी डालोगे यानी इसके अंदर आपको ऑयल डालना होगा, तो दूध के अंदर अगर आप ऑयल डालोगे तो ये दूध है और ऑयल ऊपर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं मिक्स होता। यानी इमल्शंस के अंदर डीएम मिक्स होता है, मतलब पानी मिक्स होता है, लेकिन डीपी मिक्स नहीं होता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट भी मिक्स होता है और सोल्यूट भी मिक्स होता है। लेकिन डीएम में, इमल्शंस में डीपी मिक्स होता है और डीएम मिक्स होता है और डीपी मिक्स नहीं होता। राइट। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है, यूजेस ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। यूजेस ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। इसके लिए जो है ना, इनके लिए भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। इनके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट गम्स, प्रोटीन्स है। इनके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स हेवी मेटल्स, लैंप ब्लैक एटसेट्रा है। तो बाद में मैं क्या करूंगा, इनके बारे में आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में। कल मतलब परसों के लेक्चर में। अभी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। सो लेट अस राइट इट डाउन इन टुमारोज लेक्चर। ओके।